हेडलाइन सामने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची के अवाम को एक और तोहफा देने की तैयारी कर ली। ऑरेंज लाइन बस मंसूबे पर जंगी बुनियादों पर काम जारी है। 20 बसों की खरीदारी के लिए सिंध हुकूमत ने SIDCL को रकम अदा कर दी गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन मंसूबा 30 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत दे दी है। शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन मंसूबे का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन का कहना था कि मंसूबे पर जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, दिन रात काम करेंगे। ये मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है। MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी के कुछ अफसरान को डिपो पर कैंप लगाने और रोज़ दौरा करने की हिदायत की है। खुद भी हफ्ते में 3 मरतबा दौरा करूँगा। एक हफ्ते में बसों की टेस्टिंग का अमल मुकम्मल होगा। इंडिया के 30 मई तक तमाम सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क वो कंप्लीट किया जाए। ये प्रोजेक्ट 100% फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट है और इसकी कुल लागत जो है वो 4.2 बिलियन है। बसेस SIDCL ने मंगवा दी हैं जो कि रास्ते में है। इंशाल्लाह ताला हम उनसे क्लोज लिजान में है कि वो भी कराची में पहुंच जाएंगी। इस ट्रैक पे टोटल फिलहाल 20 बसेस चलनी है और ये औरंगी टाउन के रहायशी लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए बनाई गई है। इस बीच में बसेस भी पहुंच जाएंगी। एटलीस्ट कोई हफ्ता चाहिए होगा उनको चेक करने के लिए, टेस्ट ड्राइव्स होती हैं उसके लिए, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ लगे हुए हैं उनको कि सही तरीके से वो काम कर सकें, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऑफिसर्स को मैंने ये हिदायत की कि आप लोग रहेंगे ही यहाँ, और आज से काम इनके सारे शुरू होंगे। जो भी रहते हुए काम है यहाँ कैंप करके इनके मैं बिस्तरे शिस्तरे यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट के हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ रहेंगे यहाँ पे। मैं हफ्ते में 3 दफ़ा इसको विजिट करूंगा ताकि मैं खुद उस प्रोग्रेस को पर्सनली मॉनिटर कर सकूं। 240 बसेस जो हैं पहुंचने वाली हैं कराची में, उसकी भी कल हमने मीटिंग की है। देखिए जी, इस वक्त इमरान खान साहब शाम गरीबा पढ़ रहे हैं और सोग में हैं। तो जो शख्स सोग में होता है तो वो आपको पता है कि वो उसका अपने होश आवास खो बैठता है, और इस वक्त उनका जो फोकस है कि जो उसके खिलाफ मेगा स्कैम्स की बातें हो रही हैं और जो शुरुआत हो रही है उससे लोगों को डाइवर्ट किया जाए। टाउन और मुल्हिका इलाकों के शहरियों को महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए ऑरेंज लाइन मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन मंसूबे का दौरा किया, जहां इन्हें मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार ने राह चलती खातून को थप्पड़ मारा और फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार को राह चलती खातून को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ कराची सेक्टर 5C2 में पेश आया। मुलज़िम ने चलती मोटरसाइकिल पर खातून को थप्पड़ मारा और फरार हो गया। इलाका वकीलों के मुताबिक घरों में काम करने वाली खातून मुलज़िम का हदफ हैं। फुटेजेस मंजर आम पर आई तो मालूम हुआ कि इस नौयत की वारदातें कई रोज़ से हो रही हैं। वाक़े के हवाले से मुतासरा लड़की और मकीनों की जानिब से अब तक पुलिस को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की गई। मुतासरीन का कहना है कि मोहल्ला कमेटी की मशावरत से आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। शाह फैसल कॉलोनी में सीवरेज मसला आवाम के लिए दर्द सर बन गया। कॉलोनी गेट पर मसरूफ तरीन रोड का एक ट्रैक 1 माह से गंदे पानी में डूबा हुआ है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। ईदगाह, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बल्दियाती दफातर और कमर्शियल इलाका होने के बावजूद शाह फैसल कॉलोनी गेट के मुकाम पर कॉलेज स्ट्रीट का एक ट्रैक गुज़िश्ता 1 माह से गटर की बदबूदार पानी में डूबा हुआ है। ये तो तकरीबन आप अगर इसको कहें तो ये बारिशों से हुआ है। ये जो पिछली बारिशें हुई थी जब से ये पानी यहाँ पर जमा है। सारी इंतज़ामिया ये रोड जा रहा है, आगे सारा टाउन बैठा हुआ है। टाउन इंतज़ामिया सारी बैठी हुई है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। ईद की नमाज लोगों ने इसी में से गुजर के पढ़ी है। इलाका मकीनों का कहना है कि मेन रास्ता होने के बायस रमजान मुबारक के दौरान वो इस मुकाम से गुजरते हुए बार बार नापाकी से दो चार हुए। ये रमजान से पहले का इधर जो है ना गंदा पानी जमा हुआ है। रोज़ यहाँ से हमारा गुजर होता है, कभी चीटे कपड़े ख़राब होते हैं इससे, बहुत लोगों को इससे परेशानी है सर। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के मकीनों ने दुहाई दी के सीवरेज निज़ाम की खराबी के बायस उन्हें घरों के अंदर भी मसाइल का सामना है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। CNG स्टेशन को गैस की हफ्तावार बंदिश ने रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात बढ़ा दी। CNG रिक्शा चलाने वालों ने गैस बंदिश को कारोबार मुतासर करने का जरिया करार दे दिया।
कराची में 3 रोजा CNG स्टेशन की बंदिश रिक्शा ड्राइवरों के जरिए माश को मुतासिर करने का सबब बनने लगी। CNG रिक्शा चलाने वालों ने गैस बंदिश को कारोबार मुतासिर करने का जरिया करार दिया। बोले, पेट्रोल वारी में नहीं आता, CNG आए दिन बंद होने से मजबूरन पेट्रोल पर रिक्शा चलाते हैं। CNG पे हम गुजारा करते हैं भाई, पेट्रोल इतना महंगा है, इस पे बिल्कुल हम लोग रोजी नहीं कमा पा रहे हैं। इमरान खान हमें रोड पे ले आया है। हम लोगों ने पेट्रोल किया हुआ है क्योंकि बड़े परेशान हो गए थे, रोज़ रोज़ आए दिन बंद। उन लोगों ने इसी वजह से अपने पेट्रोल किए हैं और पेट्रोल में भी वारा नहीं खा रहा है। ये है कि अपना गुजर सफ़र कर रहे हैं, अपना दिहाड़ी निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। CNG रिक्शा ड्राइवरों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके रोजगार के हुसूल को आसान बनाया जाए। कैमरामैन मुताहिर के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में बर्न्स गार्डन के करीब शाहराह कमाल अतातुर्क रोड पर वाक़या कौमी अजायब घर जो वफाक के कंट्रोल में है, इसकी तशहीर के लिए कोई काम नहीं हो रहा। अवाम की अक्सरियत ला इल्म है कि कौमी अजायब घर कहाँ वाक़या है। इस बारे में देखते हैं वादिर रज़ा असफ़हानी की रिपोर्ट। शहर कायद को नज़रअंदाज करने का सिलसिला वैसे तो हर शोबे में किया जा रहा है, लेकिन सकाफती मैदान में कौमी हो या सूबाई हुकूमतें दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम दिखाई दी। नेशनल म्यूजियम में करोड़ों रुपए मालियत के हजारों नवादरात रखे हुए हैं, लेकिन इसकी तशहीर जीरो है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से कौमी अजायब घर जाने वाली किसी भी सड़क पर नेशनल म्यूजियम का एक भी निशान या साइन बोर्ड नस्ब नहीं। तहम जब इससे मुतालिक माहिर आसार कदीमा व नवादरात जुबैर अहमद मदनी से बात की गई तो उनका कहना था कि माजी में कौमी अजायब घर की तशहीर होती रही है और अब भी इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। माजी में बिल्कुल ऐसा था, नेशनल म्यूज़ियम के बोर्ड जो है कराची एयरपोर्ट से लेके और कराची रेलवे स्टेशन से लेकर नेशनल म्यूज़ियम तक जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे। बड़े बोर्ड थे जिन पे बताया गया था कि नेशनल म्यूज़ियम किस समत है, कैसे आपको जाना है। इसके अलावा उसके कुछ फ़ीचर्स भी उसके ऊपर दिखाए गए थे। ये बहुत ज़रूरी है कि हर पोर्ट ऑफ एंट्री पे या हर उस मकाम पे जहाँ से सयाह खुसूसन शहर में दाखिल होते हैं, हर ऐसी जगह पे नेशनल म्यूज़ियम की तशहीर के लिए बोर्ड होना चाहिए। दुनिया भर में अजायब घरों के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन लावारिस कराची को इसमें भी नजरअंदाज किया गया। ताहम इस हवाले से जुबैर अहमद मदनी का दावा है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में दाखिले पर म्यूज़ियम के बारे में मालूमात भी फराहम की जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है और ज़रूर होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा न्यूयॉर्क की। मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क एक बड़ा मशहूर म्यूज़ियम, दुनिया का बड़े म्यूज़ियम्स में से एक है। मैं जिस वक्त न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा JFK पे, तो वहाँ पे पहले से डेस्क मौजूद थी और उस वक्त वहाँ होने वाली एग्ज़िबिशन का भी जिक्र मौजूद था। उसका रास्ता भी बताया गया था, म्यूज़ियम के औकात भी सारे बताए गए हैं, म्यूज़ियम की समत बताई गई है, किस दिन बंद होता है, किस दिन जो है वो खुला होता है, ये तमाम चीज़ें बताई गई थी। कौमी अजायब घर की एक वेबसाइट जरूर मौजूद है, लेकिन वो भी वफाकी हुकूमत की नहीं। इसके अलावा फेसबुक पेज भी ऑफिशियल नहीं है और कोई ऐप नहीं जो आवाम में आगाही फराहम करे। कौमी अजायब घर किसी भी मुल्क की सकाफत का अहम सतून होते हैं, लेकिन रोशनियों के शहर में इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। वक्त की ज़रूरत है कि इसकी तशहीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रज़ा असफ़हानी। सन की शादी करने वाली दुआ जहरा के वालिदैन बेटी की जुदाई में गमज़दा हैं। वालिदैन ने बेटी के हसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। दरख्वास्त में दुआ जहरा को अदालत में लाने और बयान कलमबंद करने की इस्तदा की गई है। मज़ीद तफला जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, लगा कीजिएगा। जी, दुआ जहरा के वालिद सैयद मेहदी अली काज़मी सिंध हाई कोर्ट पहुँचे हैं और उनकी जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है कि उनकी बेटी की उम्र 13 से 14 साल है और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अदालत के अंदर पेश किए हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि 16 अप्रैल को उनकी बेटी को मुबैना तौर पर अगवा किया गया और उनका ये कहना है कि 17 अप्रैल का जो निकाहनामा पेश किया जा रहा है और उनकी बेटी के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो ये समझते हैं कि वो दबाव पर किए गए हैं, स्टेटमेंट लिए गए हैं और जो निकाहनामा है वो भी ज़बरदस्ती है। उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सिलसिले में भी उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानी स्मगलिंग के भी कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस तनाजुर में उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की गई है कि उनकी बेटी को बाहिफाजत कराची लाया जाए और सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए और उनका ये बयान कलमबंद किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने
یہ بھی استدعا کی ہے کہ جو اغوا کا مقدمہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ظہیر احمد اور دیگر کے معاملات ہیں اس کو بھی عدالت جائزہ لے، اور جو قانون کے مطابق چونکہ سندھ میں یہ لاگو ہوتا ہے قانون سندھ چائلڈ ایکٹ پروٹیکشن، جس کے تحت کم عمری میں شادی نہیں ہو سکتی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شادی کی گئی ہے یا نکاح ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ سندھ کے اندر یہ قانون اپلائی کرتا ہے، لہٰذا اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور دعا زہرا کی باحفاظت کراچی منتقل سے۔ شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سنوکر کلب میں تشدد سے قتل محمد عاقب کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ مقتول کی والدہ اور بہن رو رو کر انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملوث ملزمان کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں سن رہا میری، نہ پولیس والے سن رہے، نہ کوئی کورٹ والا، نہ کوئی بڑا آفیسر، کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں آیا گرفتاری کرنے، کوئی پکڑنے نہیں آیا، کوئی میری سننے نہیں آیا۔ میرا جوان بچہ ہنستا کھیلتے گھر میں آگ لگا دی۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، جاتی دشمنی نہیں، میرا بچے نے منہ ماری نہیں کری، کوئی لڑائی نہیں کری، آگے آگ تک نہیں دیکھا، سر میں راڑے مار کے گرا دیا۔ کم سے کم ہمیں انصاف چاہیے، انصاف نہ ملا نا تو ہم نے یہیں دھرنا دے کے نا کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا میں نے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بچے کے ساتھ جو ہوا نا اچھا نہیں ہو، یہ بچہ اتنا شریف ہے، اتنا شریف ہے، ہمارے سامنے اس بندے کو سزا ملے گی، اس ماموں کو ملنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ بچے کو مارا ہے، پیٹا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے۔ 3 بھائیوں کو زخمی کیا ہے انہوں نے، کوئی گھر میں نہیں، ان کے باپ سر پہ نہیں۔ ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے، اور ہمارے عاقب کی روح ابھی بھی بھٹک رہی ہے یہاں پر، اور جلدی، یہ نہیں کہ 4 دن ہو گئے، 4 دن میں ہمیں ادھر انصاف چاہیے بس۔ آج اگر نہیں ملا نا، آج دنیا دیکھ لے گی ہم نے کیا کرنا ہے ادھر چوک میں بیٹھ کے، ہم نے جنازہ رکھنا ہے چوک میں، اور ادھر ہم نے جو کرنا ہے وہ آج دنیا دیکھے گی۔ کراچی میں غریب کے لیے ہانڈی میں پیاز اور ٹماٹر ڈالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ منافع خوروں نے پیاز 30 روپے مہنگی کر دی ہے، اور ضلع انتظامیہ کی غفلت کے سبب شہر میں سرگرم منافع خوروں نے فی کلو پیاز 100 روپے اور ٹماٹر 120 روپے فی کلو کر دی ہے۔ لیمو کی قیمت بھی آسمان پر پہنچا دی ہے۔ شہر میں لیمو 950 روپے فی کلو پر پہنچ گیا ہے۔ سبزیوں میں ہرا مسالہ بھی سستا نہ ہو سکا۔ ہری دھنیا پودینہ 15 سے 20 روپے فی گڈی تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ہری مرچیں 240 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہیں۔ سبزی منڈی ذرائع کے مطابق پیاز، ٹماٹر اور ہرا مسالہ مہنگا ہونے کی وجہ سپلائی میں کمی اور طلب میں اضافہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ ڈالر کو اب لگام ڈالنی ہوگی۔ درآمدی اشیاء کی قیمت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ حکومت فوری طور پر معاشی پالیسی کا اعلان کرے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، مہنگائی کی بات کریں تو رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کا جو امپیکٹ ہے ہول سیل میں آتا ہے، اس کے بعد ریٹیل میں آتا ہے۔ تو کیا صورتحال ہے بھی بازار کی، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، وہ جاننے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں کراچی ہول سیل گروسرز کے جو چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم صاحب۔ سر، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، رمضان میں جو اینڈ میں جو ریٹ تھے دالوں کے، اس سے 8-10% آج بڑھ چکے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انٹرنیشنل بازاریں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ڈالر کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ملک میں انتشار کی پوزیشن ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، وزیر اعظم کوئی بھی بنے، اس سے بیپاریوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ بیپاری چاہتا ہے امن۔ جب اس ملک میں انتشار کی پوزیشن ہو تو کاروباری حضرات اب یہ کاروبار کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، امپورٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس ٹائم ڈالر کہاں پہنچ جائے گا۔ امن چاہیے، ملک میں امن ہو تاکہ روزگار بھی لوگوں کو ملے، اور جو مہنگائی اب جو مزید نظر آ رہی ہے، جو 8-10% تو دالوں میں بڑھ چکی ہیں قیمتیں، اور جو تیل گھی میں ابھی جو سویابین کی پوزیشن انٹرنیشنل بازار میں بہت تیز ہے، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تیل اور گھی بھی 700 روپے 800 روپے ہو جانا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہے۔ اگر جو مہنگائی کی رفتار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس کے لیے جو ہول سیل گروسرز نے جو مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر معاشی پالیسی ایک لائی جائے تاکہ جو مہنگائی کی رفتار کیا جا سکے۔ بہت شکریہ اشرف خان۔
आइए आपको बराह रास्त दिए चलते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन लोगों को यहाँ से BISP से निकाला गया था, जो कि 18 ग्रेड 19 ग्रेड के अफसर थे, वो यहाँ पे मोहतरमा फरमा रही हैं कि उन सबको हम वापस जो है BISP के अंदर ऐड किया जाएगा और उनको माहाना 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मिशन है, इनका जो विजन है, वो सिर्फ एक है कि यहाँ पे लूटमार करनी है, सूबे सिंध के अंदर बर्बादी करनी है, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज से दूर रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुकाबला अपना पूरा करेगी, खड़े होगी यहाँ पे, और इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर अपनी हुकूमत बनाएगी। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। ये सिर्फ पंजाब के भी बलूचिस्तान में नहीं होने लगा है। जिस तरीके से मेरे वजीर आज़म इमरान खान ने जो मुकाबला अपने दीन का, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकाबला पूरी दुनिया के अंदर किया, आज पूरी कौम पाकिस्तान की इमरान खान के साथ खड़ी है। ये वो वजीर आज़म था जिसने अपने दौर के अंदर अपने दीन के लिए भी आवाज़ उठाई, अपने प्यारे नबी के लिए भी आवाज़ उठाई, और जिस तरीके से पाकिस्तानियों का वकार पूरी दुनिया के अंदर बुलंद किया है। आप देखना ये जितने लीग्स हैं, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि जरदारी लीग ना, वो इस वजह से कहता हूँ कि ये भी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमात नहीं है, ये जरदारी लीग है जो कब्जा करके यहाँ पर आके बैठ गई है, और इंशाअल्लाह ताला इनका खात्मा करेंगे हम बहुत जल्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और फिर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इमरान साहब ने, भाई ने आपसे बात की है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ। रहनुमा तहरीक इंसाफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने 15 मई को कराची में जलसा-ए-आम का ऐलान कर दिया। वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। महंगाई के कुछ वक्त लगेगा, अच्छे सिग्नल्स जल्द आने शुरू होंगे। गंदम, आटा, चीनी पर गरीब को सब्सिडी देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुल्क के लिए इमरान खान से बड़ा ख़तरा कोई नहीं है। इमरान खान ने 66 साल ज़िंदगी में इतना नहीं कमाया जितना पहले 2 माह में कमाया। तहरीक इंसाफ के लोगों को सियासी कारकुन नहीं समझता, ये पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। जो चूरन इस वक्त मार्केट में बेच रहा है, जिस अंदाज से पाकिस्तान की कौम को या पाकिस्तानी कौम के उस छोटे से तबके को, जो इमरान खान के फैन फॉलोइंग है, बेसिकली मैं उन लोगों को पॉलिटिकल लीडर नहीं समझता जो इतने अंधे हो जाते हैं अपनी लीडरशिप की फॉलोइंग में कि ना तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का तकद्दुस रखते हैं। इमरान खान को हटाते वक्त इस मुल्क के आइन को एग्जैक्टली मिनिमम फॉलो किया गया है, और ये पहली मर्तबा हुआ है। मैं ये बात आज यकीन से कह सकता हूँ, पहले भी कह रहा था लेकिन आज भी कह रहा हूँ कि इस मुल्क के लिए अगर इस वक्त सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो इमरान खान से बड़ा कोई नहीं। बल्दियाती इंतखाबात का सूबा सिंध में तो ऐलान हो चुका है, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, बाकी सूबों में भी होंगे, और जो जनरल इलेक्शन है वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो सारी सियासी जमातें यकीनी तौर पर अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज करेंगी, और आपको सूबा सिंध के अंदर भी एक्टिविटी नजर आएंगी। और ज़रा हमने वो कंटिन्यूसली करते रहे। अभी बिलावल साहब ने पूरा एक बड़ा अवामी मार्च किया था, अभी मैं इतवार को फिर एक कराची में कर रहे हैं। स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के मामले पर वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि कुछ दिनों से मुझ पर मनफी तनकीद की जा रही है। इमरान खान हमेशा से मेरे आइडियल रहे हैं, ताहम इमरान खान की सियासी सोच से इख्तलाफ हो सकता है। तफसीलात जानेंगे महमूद रियाज की रिपोर्ट में। पर तनकीद खिलाड़ियों की बर्दाश्त से बाहर होने लगी। जिसने भी इमरान खान को आईना दिखाया वो PTI वर्कर्स के निशाने पर आया। क्रिकेट के मैदान में हरीफों के छक्के छुड़ाने वाले बूम बूम अफरीदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने इमरान खान को हमेशा अपना रोल मॉडल करार दिया। इनकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के लिए दुआगो भी रहे, मगर जैसे ही नए वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी, कप्तान के टाइगर्स लाला के पीछे पड़ गए। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पे मैंने मुबारकबाद दी। मुझे पता था कि काफ़ी क्रिटिसिज्म आएगा मेरे ऊपर। इसके पीछे कोई सियासी या ज़ाती मफाद शामिल नहीं है। हमारे मुल्क का जो भी सरबराह हो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और वो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करता है।
लाला ने खुद पर तनकीद के बाद वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि इमरान खान को देखकर ही क्रिकेट शुरू की। सियासत में भी इमरान खान के अच्छे कामों की तारीफ की। इख्तलाफात को नफरत में नहीं बदलना चाहिए। मैंने कभी इनकी ज़ात पर तनकीद नहीं की, इनको एक लीडर के तौर पर देखा है। फिर भी इनकी किसी पॉलिसी या सोच के इख्तलाफ का हक मुझे बिल्कुल हासिल है, लेकिन इस बात को ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक दूसरे के इख्तिलाफ को नफरत में बदलना नहीं चाहिए। शाहिद अफरीदी ने वाज़ह किया कि उन्हें इमरान खान की पॉलिसी और सोच से इख्तलाफ का हक हासिल है। मैंने एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से अपनी राय दी। मुल्क का कोई भी सरबराह हो वो हमारे लिए काबिल एहतराम होना चाहिए। हम अपने हुक्मरानों की इज्जत करेंगे तो दुनिया भी करेगी। महमूद रियाज, सिटी 21। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डायबिटीज़ का मर्ज कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। ईद के दिनों में मीठे की ज़्यादती के बायस अस्पतालों में डायबिटीज़ के मरीजों का रश रहा। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर डॉक्टर फरहान ईसा के हमरा मौजूद हैं। इनका मज़ीद क्या कहना था जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े और फिर उसके बाद ईद उल फितर के दौरान जो लोगों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग की गई, लोगों ने एहतियात से काम नहीं लिया, मीठा ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खाया। उससे हमने देखा कि जो अस्पतालों की इमरजेंसी है वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आया था। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, मेरे साथ डॉक्टर फरहान ईसा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कितना इसका नुकसान होता है और लोगों को अब क्या एहतियात करना चाहिए? पूरे रोज़े रखे गए, क्या एहतियात करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज़ पाकिस्तान में कोविड से ज़्यादा वबा की तरह फैल रही है। तकरीबन 35% लोग कहा जा रहा है कि अब डायबिटिक होते चले जा रहे हैं। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर है, कहा जा रहा है कि 5 से 10 साल के अंदर जो है तकरीबन हर दूसरा फ़र्द जो है वो इससे शामिल इसमें हो जाएगा इन्वॉल्व। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10% वज़न कम करने से और 10% अपना कंट्रोल रखने से जो है वो बहुत ही ये सारी बीमारियाँ दूर जाती हैं। तो सबको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा पे कंट्रोल करें और ग़िज़ा भी न्यूट्रिशियस खाएँ। चिकनाई के खाने और दूसरे जो इस तरह की चीज़ जो ना सिर्फ वज़न बढ़ाती है बल्कि जो शरियाने हैं उनमें भी जम जाता है खून और हार्ट अटैक के बायस बनता है, उससे बचना चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि ना सिर्फ मीठा बल्कि जो चिकनाई है उससे भी एहतियात करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अपना वज़न कम करना पड़ेगा। उससे आपकी सेहत भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी और आप मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया इरफान। आपको बताएं कि FB एरिया में फ़ास्ट फूड की एक ऐसी दुकान है जहां खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें दस्तयाब हैं, लेकिन यहां का अंडे वाला बर्गर सबसे ज़्यादा मशहूर है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं वाजिद रज़ा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में खाने पीने के कई होटल्स हैं, लेकिन एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी है जहां अंडे वाले बर्गर की बहुत डिमांड है। रहीम यार खान से आए अफराद की ये दुकान गुज़िश्ता 14 बरस से कायम है, जहां फास्ट फूड्स के तकरीबन तमाम आइटम्स फरोख्त किए जाते हैं। यहाँ की खालिस बात अंडे वाला बर्गर जिसकी बहुत धूम है। बर्गर वाले का कहना है कि मिसाले और कबाब की तैयारी में उनका अपना फार्मूला इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मसाले यूज़ करते हैं या जो हम कबाब यूज़ करते हैं वो हमारे अपना एक फार्मूला होता है। उस वजह से हमारा बर्गर थोड़ा सा स्पेशल किस्म का होता है। फ्रेश सैलेड यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी का घी और बन जो हम अपने स्पेशल ऑर्डर पर बना सकते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा बर्गर थोड़ा सा दूसरे बर्गर से मुख्तलिफ होता है। रेस्टोरेंट में आए अफराद अंडे वाले बर्गर की तारीफ किए बगैर न रह सके। अंडे वाला बर्गर मैं तकरीबन पिछले 2 सालों से खा रहा हूँ और बहुत अच्छा है और मुनासिब रेट में है इनका बर्गर। इनका रायता बड़ा ज़बरदस्त है और कम पैसों में अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा लगता है खा के। 14 साल कबल 30-40 रुपए से शुरू होने वाला अंडे वाला बर्गर अब 90 रुपए तक जा पहुंचा है, लेकिन एक बर्गर खाकर पेट भर जाता है। इतने कम पैसों में इतना लजीज बर्गर मुश्किल से कहीं मिलता है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रज़ा फहानी, सिटी 21। सिंध में अफसरान के तकर्रुर तबादले। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत सैयद नूर मोहम्मद शाह का तबादला कर दिया गया। सैयद नूर मोहम्मद शाह एग्जीक्यूटिव 2 डायरेक्टर अस्पताल डिस्पेंसरीज मैनेजमेंट बोर्ड के ओहदे पर रहेंगे। आगा अब्दुल रहीम स्पेशल सेक्रेटरी सेहत तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत के स्पेशल सेक्रेटरी सैयद नूर मोहम्मद शाह का तबादला कर दिया है, जबकि सैयद नूर मोहम्मद शाह जो 20 ग्रेड के अफसर है वो जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अस्पताल से डिस्पेंसरी मैनेजमेंट बोर्ड के ओहदे पर फायज रहेंगे। जबकि तकरीर की मुंतजर है 20 ग्रेड के अफसर आगा अब्दुल रहीम, उनको जो है स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत तैनात कर दिया गया, जिसका महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने इन तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो।
डेढ़ माह कबल अजीज भट्टी की हदूद से अगवा होने वाली समिया बीबी ताहाल बाजियाब न हो सकी। मगविया की अदम बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी न होने पर मकामी अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, अजीज़ भट्टी थाने की हदूद से डेढ़ माह कबल जो है सुमैया नामी एक औरत जो है मुबैना तौर पर अगवा हो गई थी, जिसका मुकदमा जो है थाने में दायर किया गया था। लेकिन ताहाल डेढ़ माह गुजरने के बावजूद न मुगविया बाजियाब हो सकी हैं और ना ही मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है। लिहाजा आज मुद्दइया की जानिब से जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में जो है दरख्वास्त दायर की गई है, जिनमें उन्होंने SSP इन्वेस्टिगेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीशी अफसर समेत दीगर को फरीक बना है और उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि डेढ़ माह गुजर गया है, लिहाजा ताहाल न मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है न ही जो है मुगविया को बाजियाब किया गया है, जिस पर अदालत ने आइंदा समात पर जो है तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। तमाम फरीक़ों को जो है नोटिस भी जो है जारी कर दिए गए हैं। इस केस में जो वकील हैं मुद्दइया की जानिब से एडवोकेट लियाकत गबोल, उनका ये मौक़िफ़ है कि मुलजमान जो हैं वो सरेआम घूम रहे हैं। डेढ़ माह से मुद्दइया जो है थाने के चक्कर काट रही है, लिहाजा पुलिस ये कह रही है कि आप जो है ख़ुद जो है मुगविया को तलाश करें। पुलिस की कारकर्दगी जो है ज़ीरो है, लिहाजा अदालत से उन्होंने इस्तदा की है कि मुगविया को बाजियाब किया जाए और इस केस में जो मुलव्वस मुलज़मान। मुमताज़ जमाली। ईद तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। शेयर्स की फ़रोख्त पर 100 इंडेक्स में 408 पॉइंट्स की कमी हो गई। सरमायाकारों को 76 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ईद की तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। हफ्ते के आखिरी रोज सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का दबाव देखा गया। 100 इंडेक्स में 408 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 0.9% कमी के बाद 44,840 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 5 अरब 65 करोड़ रुपए मालियत के 18 करोड़ 92 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। माहिरीन का कहना है कि ईद तातीलात के बाद और जुम्मे के आखिरी कारोबारी रोज सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मंदी देखी गई। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 76 अरब रुपए कमी के बाद 7,443 अरब रुपए रह गई। अशरफ खान, सिटी 21। साल 2022 के पहले 3 माह में पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट्स में 190 अरब रुपए का इजाफा हो गया। जनवरी से मार्च के दौरान पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट्स बढ़कर 2,830 अरब रुपए पर पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट रिपोर्ट जारी। पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट में 190 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल 2022 में जनवरी से मार्च के दौरान पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट 2,640 अरब रुपए से बढ़कर 2,830 अरब रुपए पर पहुंच गए। बैंकिंग माहिरीन का कहना है कि जाती खातों में डिपॉजिट में इजाफा गैर मामूली था, क्योंकि दीगर इनफरादी खातों जैसे तनख्वाहदार और कारोबारी इदारों में डिपॉजिट फ्लैट रहे। बैंकिंग माहिरीन का कहना है कि जाती अकाउंट में डिपॉजिट बढ़ने की बुनियादी वजह सूद की बुलंद शरह और नकद रकम निकालने पर टैक्स का खात्मा है। पर्सनल अकाउंट्स की जो डिपॉजिट्स हैं उनकी एक बहुत ज़बरदस्त लैंडमार्क किस्म की ग्रोथ नज़र आती है। उसकी रीजंस हायर इंटरेस्ट रेट भी है, इसके अलावा प्राइस बॉन्ड्स का बिक जाना, प्राइस बॉन्ड्स का इन कैश होना, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कैश विड्रॉज पे जो विथ होल्डिंग टैक्स होता था वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। माहिरीन का कहना है कि पॉलिसी रेट में इजाफे के बाद सरमायाकारी पर बेहतर मुनाफे की वजह से जाती खातों के ज़खायर भी बढ़ रहे हैं। बैंकिंग माहिरीन ने जाती खातों के डिपॉजिट में इजाफे की वजह में गैर रजिस्टर्ड बड़ी मालियत के प्राइस बॉन्ड के खात्मे को भी करार दिया है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची ताजर मर्चेंट्स एसोसिएशन की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूमैन के लिए फातह खानी की गई और ताजर बरादरी के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की मुनासबत से कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है, जिसमें इस तकरीब में जो है वो टिम्बर के जो मुख्तलिफ ताजर हैं उन्होंने शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के सदर शर्जील गोपलानी। इनसे जानते हैं कि आज की जो ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है उसका बुनियादी मकसद क्या है और इस ईद मिलन पार्टी में किन उमूर पर बात की गई। देखिए, कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप जो है वो 1938 से कायम है और ये 80 साल के ऊपर का वक्त गुजर चुका है। और हमारा एक रवायत हमारे बड़ों की रही है कि हर साल ईद मिलन पार्टी जनरल बॉडी के अलावा होती है। तो हर साल ईद मिलन का मकसद ये होता है कि तमाम दुकानदार एक जगह जमा होकर अपनी ईद की जो मुबारकबाद पेश करें, साथ साथ जो हमारे उस साल मरहूमिन जो दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए फातिहा ख्वानी भी की जाती है और उन लोगों के अकाबरीन को भी याद किया जाता है।
ये थे शजील गुरबानी, जिनका कहना है कि ईद मिलन पार्टी का मकसद यह है कि ईद की खुशियाँ बांटना और ताजिरों को, दुकानदारों को ईद की मुबारकबाद देना, और बिलखुसूस वो ताजिर जो कि इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना और उन्हें इसाले सवाब पहुँचाना है। जी, शामिल करेंगे खेलों की खबरें। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में शुरू होगा। पीसीबी ने कैंप बायोसिक्योर बबल के बगैर लगाने का फैसला किया है। तरबियती कैंप श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों के लिए लगाया जाएगा। तरबियती कैंप में 26 खिलाड़ियां तलब की गई हैं। कप्तान बिस्बा मारूफ, आलिया रियाज, डियाना बेग और फातिमा सना कैंप में शरीक नहीं होंगी। दुबई में इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत के बायस चारों खिलाड़ी कैंप में हिस्सा नहीं लेंगी। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल हैं। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 24 मई से होगा। कराची के मकामी क्रिकेटर्स ने पीसीबी की तरफ से बायोसिक्योर बबल ख़त्म करने और कोविड से मुतालिक पाबंदियां हटाने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ग्राउंड में मैचेस देखना अच्छा लगता है। वैक्सीन कार्ड के झंझट से भी जान छूटेगी और खिलाड़ी भी शायकीन क्रिकेट की मौजूदगी में बेहतर परफॉर्म्स कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पीसीबी ने जो हालिया सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान और श्रीलंकन वुमेन्स टीम के दरमियान, उसमें बायोसिक्योर बबल नहीं होगा। खिलाड़ी जो आपके सामने एक्शन में होंगे और जो तमाशाइयों को सबसे बड़ा होता था कि कोरोना के सर्टिफिकेट लेके जाएं, एनआईसी कार्ड लेके जाएं, वो तमाम भी, तो पीसीबी ने थोड़ी सी ये नरमी जो की है कि ये जो सीरीज होगी वुमेन्स की होगी, बायोसिक्योर बबल नहीं होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत अच्छा फैसला है पीसीबी का कि बायोसिक्योर बबल ख़त्म करने का, क्योंकि बड़ा हैसल हो जाता था मैच देखना, वैक्सीनेशन कार्ड लेके जाओ, एनआईसी दिखाओ। तो अब इससे शायकीन भी ज़्यादा आएंगे ग्राउंड में और जो प्लेयर्स खेलते हैं उनका भी मोराल बढ़ेगा कि जब क्राउड है, तालियां बजती तो जोश एक आता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला है कि पीसीबी ने इसको ख़त्म कराया बायोसिक्योर बबल को। अच्छा, अब कितना अच्छा लगेगा कि ग्राउंड में जाके देख सकोगे, कुछ ये भी नहीं होगा कि दो सीटों के दरमियान गैप हो। कैसे देखते हो इसको? बहुत अच्छा लगेगा कि बिगर वैक्सीनेशन कार्ड के जाएंगे और ना कोई वो टेंशन होगा कि ये सब है, ना कोविड के सिचुएशन की वजह से। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खिलाड़ी जब तक खेल रहे हैं और तमाशाई हो तो मैच में मज़ा नहीं आता। अभी तो पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन्स टीमें, इनमें 3 T20 और होंगे, लेकिन आगे जो दूसरी टीमें भी आएंगी तो कैसे देखते हो, कितना मज़ा आने वाला है अगले दिनों में? अगले दिनों में तो जब क्राउड होगा तो बहुत मज़ा आएगा। ये फैंस के लिए बहुत अच्छा होगा कि फैंस को गवर्नमेंट ने अच्छा किया हर चीज़ को ख़त्म करके, तो आगे और बाकी टीमें आए और खेलें और क्राउड में बड़ा मज़ा आएगा। तो ये थे क्लब क्रिकेट खेलने वाले, जिनका कहना यही है कि ये बड़ा अच्छा है कि अगर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आगाज़ इसका हो रहा है कि बायोसिक्योर बबल नहीं होगा। कोविड कितनी ज़्यादा चुके, अब बहुत ना होने के बराबर रह गया, तो हुकूमत का बड़ा अच्छा फैसला है कि इस तरफ भी अगर तमाशाई जो है ग्राउंड में जाएंगे और कोविड के बगैर जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह का हैजल भी नहीं होगा, तो यकीनन इससे क्रिकेट को भी फ़रोग होगा और शायकीन क्रिकेट अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ग्राउंड में। शुक्रिया महमूद। मारूफ राइटर अजहर अज़मी का कहना है कि तख्लीकी या कमर्शियल राइटिंग हमारे मुशाहिदात का नाम है, इसके लिए इंसानी नफ्सियात से वाकफियत ज़रूरी है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी से गुफ्तगू में किया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया का बड़ा नाम अजहर अज़मी साहब। हम इससे जानेंगे कि जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम उन्हें क्या मशवरा देंगे। जी अजहर साहब। क्रिएटिव राइटिंग जो होती है, जिसे हम कमर्शियल राइटिंग भी कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे हमारे मुशाहिदात और तजर्बात का नाम है। अगर आपकी तालीम बहुत ज़्यादा है और अगर आप इंसानी नफ्सियात से वाकिफ़ नहीं हैं और आपका जो आपकी क़ुव्वत मुशाहिदा है, अगर आप वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो आप एक अच्छा टीवी कमर्शियल या एक अच्छी टीवी कैंपेन या एक अच्छी कमर्शियल आप नहीं बना सकते। क्योंकि जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होती है, कमर्शियल राइटिंग होती है, उसका बुनियादी विस्फ़ ये होता है कि आप अवामुन्नास की बात करें, फील द पल्स की बात करें। आपको ये इल्म होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो इस्तेमाल के लिए हो, खाने के लिए हो, पीने के लिए हो या आपके पहनने के लिए, जो भी प्रोडक्ट हो, जिसे हम FMCGs कहते हैं, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो जब तक आपको इंसानी नफ्सियात का पता नहीं होगा और उस प्रोडक्ट के हवाले से कौन उसका बायर है, उसकी कौन सी सेगमेंटेशन है, क्या डेमोग्राफिक्स हैं, तो जब तक आप उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, उसी तरह जब आप उससे वाकिफ़ हो जाएंगे तो फिर आप ये समझेंगे कि इस प्रोडक्ट के हवाले से आप कॉपी राइटिंग या कॉन्सेप्ट राइटिंग करनी कैसे है। बहुत शुक्रिया। ये थे अजहर अज़मी साहब जो एडवर्टाइजिंग के हवाले से और नए लिखने वालों को मुफीद। शुक्रिया वाजिद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।